हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको नोमेनक्लेचर सिखा दूं, आइसोमेरिज्म सिखा दूं, तो ये ऐसे ही आपको नहीं समझ में आना है। इसके लिए आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले से आना चाहिए, और वही बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला, इसमें कोई मैं आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा, आप सिंपली वन बाय वन देखते चले जाइए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी और फिर हम समझेंगे नोमेनक्लेचर को, तो बड़े इजी तरीके से समझ पाएंगे, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपली आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी पहले ही डिफाइन कर दिया, डे वन ही डिफाइन कर दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, है ना। इट इज द हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन भी आपको लिखना आ चुका है, उसके डेरिवेटिव भी बनाना आ चुका है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये चीज आपको मैंने पहले ही सिखा रखा है लेक्चर 1 में ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखेंगे कि कैसे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ। तो नंबर 1 हम चलते हैं, एक एक करके बात करते हैं किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो पहला रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसका सिंपल सा मीनिंग है जो मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है आपको। जैसे CH4 का एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेता हूँ। CH4 का हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताया था कि सबसे पहले क्या करिए कि सेंट्रल एटम को बनाइए, उसके 4 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको लिख लीजिए, चारों तरफ उसके हाइड्रोजन को लिख दीजिए ऐसा करके, है ना। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को आप अलग कलर से दिखा सकते हैं कि ये है आपके हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहता है, तो सारे के सारे हाइड्रोजन इस तरीके से पहले डुप्लेट बनाएंगे, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ पहले ही लेक्चर 1-2 में। आपने लेक्चर नंबर 2 में ये चीज़ देखा है डिटेल में। उसके बाद बोलता है कि कार्बन भी कहता है कि यार मेरे को भी तो ऑक्टेट कंप्लीट करा दो यार। तो बोले हाँ भाई कर लो, बिल्कुल कर लो आप भी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कार्बन के भी ऑक्टेट कंप्लीट करा दिए। तो ये फाइनली आप लिख सकते हैं कैसा, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को, हाइड्रोजन किस तरीके से हाइड्रोजन और कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको फाइनली आप CH4 इस तरीके से कंडेंस फॉर्म में पूरी तरीके से लिख देते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है ना, कि आप डॉट वगैरह दे करके या बॉन्ड दे करके ऐसे करके रिप्रेजेंट करें, ठीक है। दूसरा तरीका मैं समझाता हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ में लेंगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ में लेंगे, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि बार बार हम कार्बन और हाइड्रोजन को लिखें, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, गांठ बांध लीजिए आज, कि कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है और तभी वो स्टेबल होगा, ना ही ये 4 बॉन्ड से ज़्यादा बनाएगा, ना ही 4 बॉन्ड से कम बनाएगा। ये चीज़ गांठ बांध लीजिए, आपके दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए अब तक। अब क्या करें, जैसे मान लीजिए कि आपको डॉट लाइन स्ट्रक्चर, सेकेंड रिप्रेजेंटेशन जो है आपका, मैं सिंपली कहूं ये है डॉट लाइन स्ट्रक्चर। डॉट लाइन स्ट्रक्चर यानी कि डॉट और लाइन को मिलाकर के जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम डॉट लाइन स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई इस तरीके से स्ट्रक्चर दे दिया गया ऐसा, तो आप क्या समझेंगे कि ये पहाड़ है ना, ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो आप देखिए कैसे आप समझेंगे कि कहाँ पे कार्बन है, कहाँ पे हाइड्रोजन है, कितने, ये कैसे जानेंगे आप। तो सबसे पहले कार्बन को इंडिकेट कीजिए, डॉट लाइन स्ट्रक्चर। तो देखिए बेटा, हर जगह पे डॉट है, यहाँ पे भी शुरू हुआ था तो यहाँ पे भी डॉट है, यहाँ पे मुड़ा है तो यहाँ पे भी डॉट है, यहाँ मुड़ा है यहाँ पे डॉट है, यहाँ मुड़ा है यहाँ पे डॉट है, यहाँ खत्म है यहाँ पे डॉट है। तो देखिए डॉट और लाइन दिख रहा है कि नहीं।
डॉट और लाइन दिख रहा है। मैं चाहूं तो इसी को कैसे बना सकता हूं, देखो कितने कार्बन है, कार्बन पहले बना लो, मैं इसको किस तरीके से और लिख सकता हूं ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे आप देखिए कि उतने कार्बन लिख दीजिए जितने कार्बन यहां पे आपको दिख रहे हैं। तो 3 और 2 5 कार्बन मेरे को दिख रहे हैं, तो मैंने 5 कार्बन क्या करे कि इस तरीके से 5 कार्बन मैंने बना दिए, ये 5 कार्बन बना दिया। अब मैंने क्या किया, इन 5 कार्बन को मैंने कनेक्ट कर दिया सिंगल बॉन्ड से, ऐसा करके मैंने कुछ किया नहीं है, उसी को दिखाने का एक तरीका है ताकि आपको पता चल जाए। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जो भी वैलेंसी घट जाता है कार्बन की वैलेंसी, वहां पे हाइड्रोजन पुट करिए। तो बताइए कि राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट साइड का कार्बन अभी कितना बॉन्ड बनाए हुए नजर आ रहा है आपको, 1 बॉन्ड बनाए हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 3 हाइड्रोजन इससे कनेक्टेड होगा अभी, तो 1 2 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, तभी तो जा करके इसका पूरा का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट होगा बेटा। यहां पे भी हाइड्रोजन होगा राइट, इसके साइड में। तो ये हो गया CH4, यहाँ CH3 हो गया। यहाँ पे 2 बॉन्ड, ये सेकंड वाला कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो मैं क्या करता हूं इसको 2 दे देता हूं, यानी कि ऊपर 1 हाइड्रोजन दे दो, नीचे 1 हाइड्रोजन दे दो। यहां पे भी देख रहा हूं कि कार्बन 2 बॉन्ड बनाए हुए, तो 2 बॉन्ड ऐसे दे दो, 4 हो जाएंगे। सबके 4 बनाने हैं आपको, बस यहां पे 4 बना दिया और यहां पे 4 बनाने के लिए आपको ऐसे देना पड़ेगा। तो हो गया ना आसान। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं बड़े इजी तरीके से, तो यहां पे CH3, फिर आ गया CH2, फिर आ गया CH2, फिर आ गया आपको CH2 एंड देन CH3। देख सकते हो मैंने डॉट लाइन स्ट्रक्चर को मैं सिर्फ यही लिखूंगा, अब मैं सिर्फ यही लिखूंगा और आपको ये चीज हाइपोथेटिकली सोचना है कि यहां पे क्या क्या होगा। तो बड़ा आसान है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि कार्बन का 4 बॉन्ड बनता है। अगर इतना दिमाग में आपके दौड़ रहा है तो आप कभी गलती नहीं करोगे। तो चलिए मैं कहता हूं कि ये वाला बना दीजिए। देखिए डॉट लाइन स्ट्रक्चर मैंने दे दिया। अब डॉट कहां कहां होगा आप समझ जाइए, जहां जहां एजेस लग रहा है आपको, ये देखो टर्निंग पॉइंट जहां जहां लग रहा है वहां पे बना दो कार्बन को। ये देखो कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब खुद सोचो हाइड्रोजन कितना कितना होगा सबके पास, कितना कितना हाइड्रोजन होगा सबके पास, सोच लो। और नहीं दिमाग में आ रहा है तो यहाँ पे सिंपली देखो ना भैया, ये कार्बन 2 बॉन्ड से बनाया है आगे पीछे, यानी कि 2 हाइड्रोजन उसके पास छुपा हुआ है। तो यानी कि आप सिंपली इस तरीके से बना करके देख लो, नहीं होता है तो, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा भैया, नहीं सोचोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा आपका, समझ रहे हो। तो सोच लीजिए अच्छे तरीके से कि यहाँ पे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि हर एक कार्बन 2-2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो सभी के पास 2-2 हाइड्रोजन ऐसा रहेगा, ऐसा करके, है ना। लेकिन हमने क्या डॉट लाइन में जब बताते हैं तो हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, वो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ 2-2 हाइड्रोजन है। ये अंडरस्टूड आपको समझना है। सब जगह पे हाइड्रोजन आप इस तरीके से आप बिठा सकते हैं ऐसे करके, है ना। तो ऐसा आप बिठा दीजिए। तो ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जब डॉट लाइन स्ट्रक्चर में जब किसी कंपाउंड को आप दिखाते हैं तो एक ऐसा तरीका है। तो सिंपली आप लिखने का ऐसा लिख देते हो, लेकिन जब दिखाएंगे तो इस तरीके से दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको इस तरीके से एक दे दिया जाए ऐसा, और यहाँ पे ऐसा बना दिया जाए, तब क्या सोचेंगे, तब क्या बॉन्ड बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे। फिर से मैं बोलता हूँ, पहले कार्बन असाइन करिए। यहाँ पे देखो ये कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको लग रहा होगा सिर्फ कार्बन यहाँ होगा, नहीं नहीं नहीं, ये बॉन्ड को अगर देना होता ना बेटा पूरे बॉन्ड में एसोसिएट करके देता। यानी कि ये वाला जो बॉन्ड था इसमें पूरा ऐसे करके क्यों नहीं दिया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो बना रहा है ये वाला पूरा का पूरा क्यों नहीं दिया। हाफ देने का मतलब क्या है, ये वाला इतना बड़ा था और इतना ही दिया आपने, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। बस इसका मतलब यही है, नहीं तो हम पूरा क्यों नहीं देते। मेरे पास इंक की कमी थोड़ी है, इंक तो पूरा है, फ्री का इंक आ रहा है यहाँ पे, ऑनलाइन तो लिख रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कार्बन है आपका और यहाँ पे कार्बन है। ये अंडरस्टूड है, ये आपको समझना पड़ेगा ये सब चीज। फिर यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है समझना, कोई दिक्कत ही नहीं। अब हाइड्रोजन की कोई अगर मुझसे बात कर ले तो हाइड्रोजन भी बता दूंगा भैया, कोई दिक्कत नहीं। देखो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 मैंने रेंडमली नेमिंग कर दिया। अभी मैंने ऐसे ही नंबरिंग कर दिया, कुछ अभी सिखा नहीं रहा हूं कुछ भी, बस नंबरिंग कर दिया। मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताइए कि कार्बन नंबर 1 में कितने हाइड्रोजन होंगे। तो चूंकि कार्बन नंबर 1 सिर्फ एक ही बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा, यानी कि H3 होगा, यानी कि यहाँ पे CH3 होगा, सही बात है। अब ऊपर चले जाओ। सेकंड नंबर कार्बन 2 बॉन्ड से कनेक्टेड, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, तो 2 बॉन्ड से कनेक्टेड है, यानी कि 2 हाइड्रोजन चाहिए, यानी कि ये CH2 होगा, खत्म कहानी। नीचे आ जाइए, यहाँ पे अगेन CH2 होगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 ही बॉन्ड से कनेक्टेड है वो हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन आपने लिखा
और ये ट्रिपल बॉन्ड आपने दिया और ये कार्बन लिखा। बताइए कितनी आपको यहाँ पे, फिर इस कार्बन से इस कार्बन को कनेक्ट कर दीजिए, है ना। यहाँ पे देखो ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 6 है। क्या यहाँ पे लगता है कि हाइड्रोजन होगा कार्बन नंबर 4 और 5 के पास? कोई हाइड्रोजन नहीं होगा बेटा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। देख लीजिए 4 और 5 नंबर कार्बन को देख सकते हैं, ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, इससे आगे बढ़िए। यहाँ पे आप देखिए 2 ही बॉन्ड बनाए हुए था, ये वाला 6 नंबर कार्बन, तो मैंने 2 हाइड्रोजन दे दिए। फिर नीचे जाओ, फिर यहाँ कार्बन देखा तो एक ही बॉन्ड बनाया, तो मैंने यहाँ पे CH3 दे दिया। तो ऐसे करके आपको समझना है। मैं बार बार हाइड्रोजन और कार्बन नहीं लिखना चाहता हूं, इसीलिए आपको ये वाला मेथड आपको समझना चाहिए, दैट इज डॉट लाइन स्ट्रक्चर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ऐसा आपको दिया जा सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल। ओके, सो आपको हाइड्रोजन एंड कार्बन लिखने आना चाहिए, और बस टारगेट इतना ही रखना है कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, हर जगह 4 बॉन्ड बनाने की आपको सोचनी चाहिए, दैट्स ऑल। और नथिंग, कुछ भी नहीं करना है आपको, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा भेजा लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूं 3rd नंबर। पहला आपने पढ़ा क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, दूसरा पढ़ा डॉट लाइन स्ट्रक्चर, एंड तीसरा एंड फाइनल स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन क्लास 11th में जाओगे जैसे ही ये आने लगेगा आपको, ठीक है। फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको 2 तरीके से हम डिवाइड करते बेटा। नंबर 1 इज कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म, और दूसरा जो होता है एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो कंडेंस फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म, अब क्या करना है समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे कंडेंस फॉर्म सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे आप लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं लिख देता हूँ CH3 CH2 COOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे एक्सपैंड करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन को कैसे एक्सपैंड करते हैं, ये देखिए। ये तो कंडेंस फॉर्म हो गया। इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर मुझे लिखना रहा तो मैं ऐसे लिख दूंगा, कार्बन और इसको हाइड्रोजन को एक्सपैंड कर दूंगा ऐसे करके। एक्सपैंड करना मतलब फैलाना, है ना, तो फैला दूंगा ऐसे करके। ये देखो ये फैला दिया इधर हाइड्रोजन, ये इधर हाइड्रोजन फैला दिया, इधर यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ O, फिर यहाँ H, तो ये हो गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बड़े आसानी से आप एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको क्वेश्चन इतना इजी रहेगा? नहीं, क्वेश्चन ऐसे नहीं होता है बेटा। क्वेश्चन कैसे रहता है ये मैं बताता हूं आपको। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा कि क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि CH3 है और यहाँ पे डॉट डॉट लगा करके ये कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ CH3 ऐसा करके होल थ्राइस या होल ट्वाइस, ये होल ट्वाइस हो जाएगा, एंड देन C एंड देन CH3 होल थ्राइस। तो बस इस तरह के क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, और जब तक आप इसे एक्सपेंड नहीं करोगे आप भूल जाइए कि आप इसकी नोमेनक्लेचर लिख पाएंगे। क्योंकि जब तक कार्बन कार्बन के बीच में आपको बॉन्ड नहीं पता चलेगा ना कि कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और जब भी आपको इस तरीके से दिया है तो हाइड्रोजन और कार्बन में कोई छेड़छाड़ नहीं करना। जितना हाइड्रोजन कार्बन आपको दिया है उतना रहने दीजिए। बस आपको सोचना है कि कहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, कहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, बस यही सोचना है आपको, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे करूँ तो सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होगा, मैं समझिए। मेरा पहला स्टेप होगा सभी को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दूँ, तो सिंगल बॉन्ड से सबको कनेक्ट कर दो। और देखो ये सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई स्क्वायर ब्रैकेट के इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर रहता है ना, तो आप समझ जाना कि वो अपने से पहले वाले कार्बन से अटैच्ड है उतनी बार जितनी बार इसको ब्रैकेट में लिखा गया है। 2 बार तो 2 बार अटैच है अपने से पिछले वाले कार्बन पे, यानी कि ये वाला ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट में है, मतलब ये अपने से पीछे वाले कार्बन पे 3 बार अटैच्ड है। बस आप पहले सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर लीजिए सबको। तो CH3 यहाँ पे लिखा मैंने, सिंगल बॉन्ड से C लिखा, सिंगल बॉन्ड से C लिखा, सिंगल बॉन्ड से C लिखा। फिर सिंगल बॉन्ड C जो आया ना ये वाला कार्बन, उसके पे CH3 2 बार है, यानी कि मैं ऊपर में एक बार CH3 लिख देता हूँ, एक बार नीचे में CH3 लिख देता हूँ। और ये वाला कार्बन डायरेक्टली इससे टच में है बेटा, है ना, इस कार्बन पे तो ये 2 बार अटैच हो गया। अब ये कार्बन डायरेक्टली इसमें टच में है तो मैंने C लिख दिया। फिर इस कार्बन से 3 बार ये CH3 अटैच है तो 3 बार मैंने CH3 ऐसे लिख दिया, एक CH3, ऊपर भी एक CH3, नीचे भी एक CH3। तो देख सकते हो अब मैंने लिख दिया है। सबको चेक करिए क्या सभी कार्बन का 4 बॉन्ड बन गया है?
हाँ, इस कार्बन का 4 बॉन्ड बन चुका है क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और 1 बॉन्ड है। यहाँ पे भी जहाँ जहाँ CH3 है सबका 4 बॉन्ड बन चुका है। ये भी कार्बन का 4 बॉन्ड बन गया, ये भी कार्बन 4 बॉन्ड, ये भी कार्बन 4 बॉन्ड, ये भी 4 बॉन्ड। ये नहीं बन पाया है, ये भी नहीं बन पाया है, ये तो बन गया है। बस ये 2 कार्बन का लिफाफा हम अगर सही सेट कर दें तो हो जाएगा काम। तो इधर यहाँ कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे क्या करिए, डबल बॉन्ड को प्लेस करके देखिए, बॉन्ड को बढ़ाने की कोशिश करिए। अगर वहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है तो बॉन्ड को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ना कि हाइड्रोजन और कार्बन को बढ़ाना है। हाइड्रोजन कार्बन बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना भैया। जितना ऊपर में आपको हाइड्रोजन कार्बन दिया गया है उतना ही हाइड्रोजन कार्बन नीचे होना चाहिए, एक भी ज्यादा और कम नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के छेड़छाड़ करने से आपका अगर काम बन जाता है तो कर लीजिए। यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड किया, क्या अब ये दोनों कार्बन का 4 बॉन्ड बन रहा है? नहीं, अभी भी नहीं बन रहा है, अभी भी 3 ही बॉन्ड हो रहा है। इस कार्बन का भी 3 बॉन्ड हो रहा है, इस कार्बन का भी 3 बॉन्ड हो रहा है। तो चलो ट्रिपल बॉन्ड देके देखते हैं अब हो रहा है। हाँ, अब हो गया। तो ये एक्सपैंडेड फॉर्म है बेटा, ये आपने एक्सपैंड कर दिया है अच्छे तरीके से, और एक्चुअल में दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म एक्चुअली इसी तरीके से आपको एनसीईआरटी में गिवन होता है और आपको बनाना होता है नोमेनक्लेचर, और ये होता है बेटा आपका कंडेंस्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, कंडेंस्ड फॉर्म। बस मेरे को टाइप बताना था कि ऐसा ऐसा टाइप होता है। आप चाहें क्वेश्चन करना तो आप कर सकते हैं। आप कोई भी एनसीईआरटी क्लास 11th का खोलिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, एनसीईआरटी एप्लीकेशन, क्लास 11th की बुक खोलिए, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाइए, नोमेनक्लेचर वगैरह में, तो आपको कंडेंस फॉर्म में ये मिल जाएगा। वहां से आप बना लीजिए, जितने क्वेश्चन करने हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको जस्ट बताने की कोशिश करी है कि क्या होता है कंडेंस फॉर्म और क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये इस तरीके से हमने आपको 3 तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बताया है। अब आइए मैं टाइप्स ऑफ कार्बन बताऊं कि कितने टाइप्स ऑफ कार्बन होते हैं। सर अभी तो एक ही कार्बन सुना था मैंने, अब क्या बताने जा रहे हो? तो टाइप्स ऑफ कार्बन में 4 तरीके के मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ कार्बन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो यहां पे आप देखिए, दिस इज ए, बी, सी एंड डी। तो यहां पे हम बोलेंगे कि 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम, 4 डिग्री कार्बन एटम। ऐसे करके आपको 4 डिग्री मिलता है। ये क्या होता है समझिएगा। मैं कहता हूं कि सिंपली मैं एक का डेफिनेशन लिख देता हूं, बाकी आप समझ जाना, है ना। तो मैं लिखता हूं इट इज अटैच्ड, इट इज अटैच्ड, it is attached with only one other carbon atom, with only one other carbon atom। ठीक है। सो इट इज अटैच्ड विथ only one other carbon atom। ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां पे डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। मतलब, और ये 2 डिग्री में रहेगा तो क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या लिख दोगे, इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, इसकी क्या लिखोगे। यहां तक इट इज अटैच्ड विथ ओनली 2 अदर कार्बन एटम्स, ये भी डेफिनेशन सेम, ओनली 3 अदर कार्बन एटम्स, एंड इसी तरीके से यहां पे 4 अदर कार्बन एटम्स। हो गया क्लियर। एक एग्जांपल लेता हूं सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं। सपोज करिए ये कार्बन हमने इस तरीके से बना दिया, यहां पे ऐसा कार्बन है, ऐसा कार्बन है, यहां पे ऐसा कार्बन है। चलिए मैं बोलूंगा कि आप डिग्री बताइए कार्बन की। मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखा है बेटा जान करके, ठीक है। आप चाहें तो हाइड्रोजन लिख सकते हैं क्योंकि आपको अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कितने कार्बन, जितना कार्बन बॉन्ड बनाया हुआ है, जितना बच गया उतना हाइड्रोजन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ऐसे डायरेक्टली लिख दिया है, आपको अंडरस्टूड है, ये सब ऐसे ही लिखा जाता है बेटा, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं क्या करता हूँ कि पूछता हूँ, जिस कार्बन का डिग्री निकालना उस कार्बन पे हाथ रखो और पूछो। मैंने इस कार्बन पे हाथ रखा और बोला कि ऐ कार्बन तू ये बता कि तू कितना डिग्री का कार्बन है। तो इससे जितने भी अदर कार्बन जितने भी टच में होंगे ना,
वही उसका डिग्री हो जाएगा। तो अब मैंने पूछा इससे, तो बोला कि भाई मेरे से तो एक ही कार्बन अटैच है, वो ये अटैच है। तो इसने कहा कि एक ही अटैच है, तो मैंने कहा चल तू 1 डिग्री कार्बन बन जा, ये 1 डिग्री कार्बन होगी। फिर मैंने इससे पूछा कि तू कितना डिग्री है। इससे पूछा मैंने कि तू कितना डिग्री कार्बन है, तो बोला सर मैं तो 4 डिग्री कार्बन एटम हूं। मैंने बोला कैसे भाई? बोला कि मैं डायरेक्टली 4 लोगों से टच में हूं, मेरे राइट में है ये, मेरे लेफ्ट में है ये, मेरे ऊपर है ये, मेरे नीचे है ये, तो मैं डायरेक्टली 4 कार्बन से टच में हूं डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा आपको 4 डिग्री कार्बन। मैंने पूछा ऊपर वाले से तू कितना डिग्री है भाई? तो जितना जो भी कार्बन से आपको पूछना है उसको पकड़ लो और उससे पूछो तुम कितना डिग्री, और उससे डायरेक्टली कितने कार्बन टच में। तो देखो इससे सिर्फ एक ही कार्बन ये वाला टच में है, ये वाला, तो बोलेगा ये 1 डिग्री हूं सर मैं, सो दिस इज 1 डिग्री। अगेन ये कार्बन से मैंने पूछा कि भाई तू बता तू कितना डिग्री है, तो ये बोला सर मैं भी 1 डिग्री, क्योंकि एक ही कार्बन से मैं टच में हूं, दैट इज मेरे ऊपर में जो है डायरेक्टली कितने टच में है 1 डिग्री, ये भी हो जाएगा। ये कितना डिग्री होगा? ये 3 डिग्री होगा, क्योंकि इसके राइट में एक कार्बन ये वाला, इसके लेफ्ट में एक कार्बन ये वाला, इसके नीचे एक कार्बन ये वाला, तो इससे टच डायरेक्टली 3 कार्बन है, इसीलिए 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। बाकी रेस्ट जो बच गए ये 1 डिग्री कार्बन होगा, ये भी 1 डिग्री कार्बन होगा। तो आई थिंक डिग्री समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसी तरीके से एक और डायग्राम देता हूँ, उसमें आप डिटरमाइन करने की कोशिश करिएगा कि कैसे हम डिग्री आखिर डिटरमाइन करें। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे डिग्री डिटरमाइन किया जाता है। अब देखिए, अब डॉट लाइन स्ट्रक्चर दे दिया आपको, बताइए अब यहाँ पे आप देखेंगे, इससे पूछेंगे कि कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, मार्क कर दिया है, और जहाँ से भी आप चाहें आप स्टार्ट कर सकते हैं, डजंट मैटर। मैं करता हूँ ऊपर से स्टार्ट, झंडा फहराने से। तो ये 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने नीचे वाले कार्बन से टच में है, ये वाले कार्बन से, ठीक है, ये वाले कार्बन से। आप कर्सर को मेरा देखिए, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि ये वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से टच में, दैट इज ये वाला कार्बन। कर्सर देखिए मेरा। नेक्स्ट मैं पूछता हूँ कि ये वाला कितना डिग्री है भाई? ये बोलेगा सर मैं तो 4 डिग्री हूँ। मैंने बोला कैसे भाई? मेरे बाएं भी है, मेरे आगे भी, मेरे दाएं भी, मेरे पीछे भी, पूरा चारों तरफ, राइट लेफ्ट अप डाउन, ये चारों तरफ मेरे तरफ कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, मैं 4 डिग्री हूँ। अब आप इधर की ओर मूव कर जाइए, सारे 2 डिग्री हैं, क्योंकि आप देख लीजिए सभी से 2-2 ही कार्बन डायरेक्टली टच में हैं, सबसे 2-2 लोग अटैच हैं डायरेक्टली, ये सब कोई 2-2 डिग्री कार्बन हो जाएंगे बेटा, ये 2 डिग्री। तो आई थिंक, अच्छा सॉरी, मैंने एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक करा है। इस कार्बन से मैंने पूछा कि तू कितना डिग्री है भाई, तो बोला सर मैं तो 3 डिग्री हूँ। देखो ना, ये बोला 3 डिग्री, मैंने बोला कैसे भाई, तू कैसे 3 डिग्री हो गया? तो बोला सर मैं तो इधर से भी टच में हूँ, इधर से भी टच में हूँ, ऊपर भी टच में हूँ, तो 3 डायरेक्टली टच में हूँ, इसीलिए मैं 3 डिग्री कार्बन हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई, तू ठीक है। अब देखो इसी तरीके से इसमें अगर पूछा जाए बताइए कितने डिग्री कार्बन है, तो बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे तो कार्बन इधर रहता है, जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है वहाँ एजेस हैं, इस तरीके से कार्बन है। तो हर एक कार्बन अपने 2 कार्बन से अटैच है। अगर इस कार्बन की बात करें हम, तो 2 कार्बन से अटैच है, इससे और इससे। तो इससे किसी भी कार्बन से पूछेंगे तो बोलेगा सर मैं डायरेक्टली 2 कार्बन से टच में हूँ। तो ऑल कार्बन विल बी इन 2 डिग्री कार्बन एटम। तो आई थिंक आपको डिग्री भी समझ में आ गया होगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, ये जरूर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होपफुली आपको जरूर ये क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ कार्बन, है ना। और एक हम क्लासिफिकेशन करेंगे, और उस क्लासिफिकेशन में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओपन चेन, क्लोज चेन, और सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ये सब क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर पाएंगे बेटा। सबसे पहले बेसिक चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, बिफोर उसके आप ऐसे नहीं कर सकते, तभी आपका ब्रिज जो है ना वो कम होगा। आप देखिए, आपको यहाँ पे 10th के बोर्ड के साथ साथ में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी मिल जा रहा है। आप सोचेंगे कि मैं प्योर बोर्ड पढ़ा रहा हूँ बस, तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, तब फिर आप कहीं दूसरे जगह पे भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको रेडी होना है, या फर्दर 11th के लिए भी बेस बनाना है,
अक्सर लोग क्या करते हैं, 10th के बाद उनको बहुत टफ लगने लगता है, 11th अचानक से टफ लगने लगता है। रीजन इज वेरी सिंपल कि जो उनके बीच में गैप होता है ना, ब्रिज वाला जो गैप होता है, ब्रिज का जो बीच में पढ़ाना चाहिए वो मिसिंग रहता है, जिसके कारण लोगों को प्रॉब्लम आती है। मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में कह रहा हूँ आपको कि ये आपके ब्रिज का काम आएगा। तो इसे आप सीखिए, समझिए, आपको मज़ा आना चाहिए इसमें। आप ये मत देखिए कि ये आपके 10th के सिलेबस में काम का नहीं है, ये मत देखिए, क्योंकि एनटीएससी में 100% ये काम का है ना। मैं ऐसा कोई चीज़ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ जो एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर हो, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये सब एनटीएससी में है ना, क्योंकि ये अगर नहीं बताऊंगा तो आगे के जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो शायद आपको क्लियर नहीं हो पाए अच्छे तरीके से, ठीक है। इसीलिए मुझे एक सिस्टमेटिक वे में, साइंस क्या होता है, साइंस इज सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक सिस्टमेटिक वे में अगर किसी भी चीज़ का स्टडी करते हैं आप, तो वो विज्ञान कहलाता है, साइंस कहलाता है। तो वही मैं करने जा रहा हूँ, धीरे धीरे 1 by 1 बता रहा हूँ, सो दैट आपको आगे की चीज़ें समझने में आसानी हो। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।